जी महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अगले पार्ट के बारे में। फर्स्ट है आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान के पहले नेफेड बाज़ार का शुभारंभ जयपुर के नेहरू सहकार भवन में राजस्थान के पहले नेफेड बाज़ार का भव्य शुभारंभ किया गया। इस रिटेल आउटलेट का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं और किसानों के बीच दूरी को कम करना है। नेफेड बाज़ार का मुख्य विवरण उद्घाटन तिथि 13 फरवरी 2026 को नेफेड बाज़ार का उद्घाटन किया गया। स्थान नेहरू सहकार भवन जयपुर में इसका आयोजन क्या किया गया? तो नेफेड बाज़ार का आयोजन नेहरू सहकार भवन जयपुर में किया गया। और कब किया गया? 13 फरवरी 2026 को नेफेड बाज़ार का उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता श्री गौतम कुमार तक सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। संचालक नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संचालन किया गया। नेक्स्ट है प्रमुख उद्देश्य एवं लाभ। यह स्टोर किसान से किचन तक की संकल्पना पर आधारित है, जिसके निम्नलिखित लाभ होंगे। किसानों के लिए बिचौलियों की भूमिका कम होने से किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। उपभोक्ताओं के लिए आम जनता को एक ही छत के नीचे शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा किफ़ायती सहकारी उत्पाद उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थापित होगी स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी। तो राजस्थान में कौन सी लाइब्रेरी स्टार्ट होगी? स्टेट ऑफ आर्ट खनिज कोर लाइब्रेरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राजस्थान में खनिजों की खोज और संरक्षण के लिए एक आधुनिक पहल की जा रही है। उद्देश्य है राज्य में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण रणनीति खनिजों का आधुनिक तकनीकों से अन्वेषण करना है। तकनीक इसमें पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और लर्निंग मशीन ML का उपयोग किया जाएगा। प्रमुख कार्य हैं खनिजों के लिए जियोफिजिकल सर्वे, आधुनिक ड्रिलिंग और डेटा संरक्षण करना है। सहयोग है इस लाइब्रेरी की स्थापना भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के सहयोग से किया जाएगा। तो इस लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से की जाएगी? भारतीय भूवैज्ञानिक और सर्वेक्षण के सहयोग से की जाएगी। और इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा। महत्व है यह राज्य में अपनी तरह की पहली ऐसी लाइब्रेरी होगी जो खनिज क्षेत्र में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है PM कुसुम योजना। राजस्थान को 46.64 करोड़ की केंद्रीय सहायता मिलती है। तो PM कुसुम योजना में राजस्थान में कितना निवेश किया गया? 46.64 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने राजस्थान में PM कुसुम कंपोनेंट C के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए 46.64 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA के प्रथम चरण को मंजूरी दी है। तो कितने? 46.64 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु या प्रमुख बिंदु और लाभार्थी कैसे मिलेगा लाभ? यह सहायता सौर ऊर्जा प्राप्त उत्पादकों और डेवलपर्स को दी जाएगी जिन्होंने राज्य के विकेंद्रीकृत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। डिस्कॉम का जुड़ाव। यह राशि मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगमों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए है। पारदर्शी भुगतान। लाभार्थियों को भुगतान भारतीय सौर ऊर्जा निगम ACCI के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। राजस्थान की प्रगति और उपलब्धियां। राजस्थान सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकृत उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कुल अर्जित क्षमता। कुसुम योजना के कंपोनेंट A और कंपोनेंट C को मिलाकर राज्य के 3007 मेगावाट प्रभावशाली ऊर्जा अर्जित होगी। तो कंपोनेंट A और कंपोनेंट C को मिलाकर राज्य के 3007 मेगावाट की प्रभावशाली क्षमता अर्जित की है। नेक्स्ट है संयंत्रों का विस्तार। प्रदेश में अब तक कुल 1366 लघु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जाएंगे। तो कितने स्थापित किए जाएंगे? 366 लघु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। फीडर सोलराइजेशन। अकेले कंपोनेंट C फीडर लेवल में 2462 मेगावाट की 991 परियोजना सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। तो फीडर सोलराइजेशन में क्या होगा? कंपोनेंट C में 2462 की लागत से 991 परियोजना की जाएगी, सफलतापूर्वक संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सम्मान गोल्ड अवार्ड।
राजस्थान डिस्कॉम के उत्कृष्ट प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। सम्मान ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के समारोह में केंद्रीय मंत्री राजस्थान के केंद्रीय विद्युत मंत्री ने राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड अवार्ड से नवाजा है। तो गोल्ड अवार्ड को किससे नवाजा गया है? तो विद्युत मंत्री ने राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा है। कारण है फील्डर लेवल सोलराइजेशन को में देश भर में अव्वल रहने और सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान पर्यटन। राजस्थान पर्यटन कुल पर्यटकों में 9.74% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई। तो राजस्थान पर्यटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9.74% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.74% की वृद्धि हुई है। विगत वर्ष की तुलना में राजस्थान आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या में 9.74% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन राजस्थान की स्थिति अन्य से बेहतर है। विदेशी पर्यटकों का आगमन राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन है। तुलनात्मक गिरावट, जहां सितंबर 2025 तक भारत में विदेशी पर्यटन यात्राओं में 12.53% की कमी आई है। तो विदेशी पर्यटकों में भारत में कितनी कमी आई है? 12.53% की कमी आई है। वहीं राजस्थान में यह गिरावट कितनी है? मात्र 6.4% है। तो पूरे भारत में तो कितने प्रतिशत की कमी है? 12.53%। या पूछे तो 12% की, और इसकी आधी मतलब 6.4% की मात्र केवल राजस्थान में गिरावट आई है। नेक्स्ट है यह निष्कर्ष आंकड़े सिद्ध करते हैं कि वैश्विक मंदी के बावजूद राजस्थान विदेशी सैलानियों के लिए देश का सबसे विश्वसनीय गंतव्य बना हुआ है। नेक्स्ट है वैश्विक ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के प्रयास। राजस्थान पर्यटन विभाग ने 2025 में दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल मार्ट्स में भाग लेकर राजस्थान की शानदार मार्केटिंग की है। प्रमुख भागीदारी आईटीबी बर्लिन जर्मनी, सीओटी बीजिंग चीन, टूरिज्म एक्सपो जापान यूएसए और डब्ल्यूटीएम लंदन आदि भागीदारी निभा रहे हैं। लाभ है इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए गए प्रस्तुतिकरण से आने वाले वर्षों में विदेशी निवेश और सैलानियों की संख्या में उछाल आने की संभावना है। नई नीतियाँ। नेक्स्ट है नई नीतियाँ भविष्य का रोड मैप। दिसंबर 2025 में जारी की गई 2 प्रमुख नीतियाँ से पर्यटन क्षेत्र को ऊर्जा मिलेगी। तो दिसंबर 2025 में कौन सी नीति जारी की गई है? तो राजस्थान पर्यटन नीति 2025 को जारी किया गया है। तो राजस्थान पर्यटन नीति 2025 पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं व नए अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब आई? 2025 में आई। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देकर राजस्थानी स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाना है। नेक्स्ट है रिको वर्कशॉप औद्योगिक क्षेत्रों को नया वर्गीकरण। राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको द्वारा 22 से 23 जनवरी 2026 को आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप में औद्योगिक क्षेत्रों की ब्रांडिंग और नामकरण लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रमुख परिभाषाएं वर्गीकरण है आईजीपी एवं REIZ। प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने क्षेत्रफल के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के नए नाम घोषित किए हैं। आईजीपी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क है। आईजीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क। वे क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से क्या होता है? कम होता है। जिनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम होता है उसको क्या कहा जाता है? आईजीपी अर्थात इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क कहा जाता है। और जिसका क्षेत्रफल 50 से अधिक होता है उसको क्या कहा जाते हैं? रिको इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट जोन कहा जाता है। REIZ जिसका फुल फॉर्म है रिको इकोनॉमिक एवं इन्वेस्टमेंट जोन। वे क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक होता है इनको क्या कहा जाता है? REIZ। उद्देश्य है रणनीतिक ब्रांडिंग, औद्योगिक क्षेत्रों की वैश्विक पहचान बनाना है। एक रूपता, देश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के नाम में स्पष्टता और समानता लाना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक MSP पर गेहूं खरीद। राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो सर्वाधिक MSP में गेहूं खरीद में राजस्थान कैसा रहा है? राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुमित मंत्री। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? सुमित गोदारा। द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार
राजस्थान पूरे देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद कर रिकॉर्ड बनाया है। प्रमुख आंकड़े और उपलब्धियां। हनुमानगढ़ शीर्ष पर। गेहूं खरीद के मामले में हनुमानगढ़ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। तो गेहूं खरीदने में पहले स्थान पर कौन आया है? तो हनुमानगढ़ आए हैं। गेहूं 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 का पीछे का शब्द क्या है? ह से। तो ह से क्या होगा? हनुमानगढ़ होगा। तो गेहूं खरीदने में प्रथम शीर्ष पर स्थान कौन आया है? तो हनुमानगढ़ का जिले का आया है। खरीद का हिस्सा। प्रदेश में कुल 22 लाख मीट्रिक टन खरीद में से अकेले हनुमानगढ़ ने 8.61 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जो कुल खरीद का 40% से अधिक है। किसानों को लाभ। हनुमानगढ़ किसानों को 129.30 करोड़ से अधिक बोनस सहायता की राशि वितरित की गई है। तो प्रदेश में कितने? 22 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है, जिसमें अकेले हनुमानगढ़ में कितना खरीदा गया है? 8.61 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया है, जो कुल खरीद का कितना था? 40% से अधिक था। नेक्स्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 12 स्टेशनों के लिए सुदृढ़ सड़क कनेक्टिविटी। राज्य सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC की प्रमुख धुरी माने जाने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC, जिसका फुल फॉर्म है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, के स्टेशनों को सड़क तंत्र से जोड़ने के लिए कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रमुख कनेक्टिविटी अपडेट। पूर्ण कार्य। 12 स्टेशनों में से 4 स्टेशन किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज, बनास तक 2 लेन सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। तो 12 में से किसका काम पूरा कर लिया है? 4 स्टेशन का, किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज, बनास का। प्रगतिरत कार्य। शेष 8 स्टेशन श्री माधोपुर, सराधना, हरिपुर, चंडावल, जवाली, बिरोलिया, साकोन एवं स्वरूपगंज को ऑल वेदर 2 लेन सड़कों से जोड़ने का काम अंतिम चरणों में है। नेक्स्ट है परियोजना लागत। कुल 112 करोड़ की लागत से 59 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो कितनी लागत से? 112 करोड़ की लागत से 59 किलोमीटर, कितनी? 59 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। WDFC राजस्थान खंड। कुल लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का लगभग 564 किलोमीटर महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। तो कुल लंबाई कितनी है? WDFC की कुल लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर है, जिसमें 564 कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान से गुजरता है। स्टेशनों की स्थिति। इस मार्ग पर कुल 18 नए फ्रंट स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। पूर्व में इसमें 12 स्टेशन समुचित सड़क सुविधा से वंचित थे, जिन्हें अब सीधे कनेक्टिविटी से दी जा रही है। समझौता। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु RSPCB के ऐतिहासिक MOU। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB ने राज्य में सतत विकास और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए IIT जोधपुर और MNIT जयपुर के साथ 400 करोड़ के महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? एक तो IIT जोधपुर ने और MNIT जयपुर ने। कितने करोड़ का? 400 करोड़ रुपए का MOU किया है। किसके लिए? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सतत विकास और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए। कितने करोड़ का? 400 करोड़ का। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज IIT जोधपुर। तो लागत कितनी है? 150 करोड़। मुख्य कार्य है जलवायु अनुसंधान, नीति निर्माण और नवाचार करना। विशेषता है यह केंद्र राजस्थान का विस्तृत जलवायु मानचित्रण, क्लाइमेट मैपिंग तैयार करेगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करेगा। नेक्स्ट है क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर MNIT कहाँ पर है? जयपुर में। लागत जो है क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लागत 250 करोड़ है। कितनी लागत होगी? जयपुर की लागत 250 करोड़। IIT की कितनी लागत थी? 150 करोड़। मुख्य कार्य हरित तकनीक का विकास और प्रदूषण किया जाएगा। विशेषता है यहाँ ग्रीन स्किलिंग, हरित कौशल, सर्कुलर इकोनॉमी, अपशिष्ट से संसाधन बनाना और डेटा नॉलेज हब पर काम किया जाएगा।
नेक्स्ट है राजस्थान मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग MOU चुनाव हेतु EVM समन्वय स्थानीय निकाय चुनाव के पारदर्शी संचालन हेतु 3 फरवरी 2026 को कब 3 फरवरी 2026 को राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समझौता हुआ है। मुख्य बिंदु हैं EVM आपूर्ति। मध्य प्रदेश राजस्थान को 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराएगा। तो 30,000 तो क्या कराएगा, 30,000 कंट्रोल यूनिट किराए पर उपलब्ध कराएगा और 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराएगा। उपयोग है, इसका उपयोग प्रदेश के आगामी नगर निकाय पंचायती राज चुनाव में होगा। तो इसका उपयोग कहाँ पर होगा, नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में इसका उपयोग होगा। तकनीकी जांच BEL हैदराबाद के इंजीनियरों द्वारा मशीनों को प्रथम स्तरीय तकनीकी परीक्षण FLC और मरम्मत की जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय सेना और महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ MOU। भारतीय सेना और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ है, जिसमें भारतीय सेना और महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर के बीच 3 फरवरी 2026 को कब 3 फरवरी 2026 को सैनिकों के कल्याण और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है। प्रमुख छात्रवृत्ति प्रावधान। सैनिक परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा में सहायता देने के लिए निम्न घोषणाएं की गई हैं। मेडिकल एवं डेंटल कोर्स नीट के माध्यम से प्रवेश लेने वाले सैनिक आश्रितों को 1 लाख प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। पैरा मेडिकल कोर्स, इन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को वार्षिक फीस की 1/3 राशि छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगी। कितनी राशि मिलेगी, 1/3। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला हॉस्पिटल हेलीपैड। इस अवसर पर दक्षिणी पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, कौन है, मनजिंदर सिंह ने अस्पताल परिसर में निर्मित नए हेलीपैड का उद्घाटन किया है। तो जिसका मन क्या होता है, अच्छा होता है, वही क्या करते हैं, नए काम करते हैं। अर्थात हेलीपैड का उद्घाटन किया है किसके लिए, मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान की सुविधा देने के लिए। विशेषता है, यह सुविधा शुरू करने वाला यह राजस्थान का पहला अस्पताल है। उद्देश्य है गंभीर आपातकालीन स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट तत्काल कर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। तो यह कार्य किसने किया है, मनजिंदर सिंह ने किया है। ये कौन थे, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल थे और इस अस्पताल परिसर में नए हेलीपैड का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है राजीविका एवं MNIT जयपुर के बीच MOU आए। तो किसके बीच, राजीविका एवं MNIT के बीच। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका और मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर के बीच 20 जनवरी 2026 को कब 20 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर MOU हुआ है, मतलब अर्थात समझौता हुआ है। मुख्य उद्देश्य और लाभ है कि अकादमिक सहयोग। इस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य राजीविका की विभिन्न योजनाओं के लिए अकादमिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। शोध एवं मूल्यांकन, राजीविका द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन, अध्ययन एवं शोध रिसर्च कार्यों को सुदृढ़ किया जाएगा। योजनाओं में सुधार, शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ग्रामीण आजीविका से जुड़ी योजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन पर अधिक सटीक और प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। समिति एवं आयोग, प्रशासनिक सुधार, कार्मिक कार्यकुशलता में विसंगति निवारण हेतु 2 समितियां बनाई गई। तो कार्मिक कार्यकुशलता एवं विसंगति निवारण हेतु 2 समितियां बनाई गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर किस पे, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन सचिवालय में राज्य की कर्मचारियों के हित में 2 महत्वपूर्ण समितियों का गठन की घोषणा की है। फर्स्ट है कार्यकुशलता एवं दक्षता समिति, अध्यक्षता सचिव और कार्मिक विभाग है। तो इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, अध्यक्षता किसने की है, सचिव व कार्मिक विभाग ने। उद्देश्य है कार्मिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने और उन्हें बेहतर कार्य सुविधाएं प्रदान करने के हेतु अनुशंसाएं।
नेक्स्ट है केंडर विसंगति समाधान समिति। पहली तो है कार्यकुशलता एवं दक्षता समिति। सेकंड है केंडर विसंगति समाधान समिति। अध्यक्षता मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ने की है। उद्देश्य है राज्य कर्मचारियों के केंडर संबंधी समस्याओं और सेवा नियमों की विसंगतियों का स्थायी समाधान करना है। नेक्स्ट है 8 नवगठित जिलों में राजीविका प्रबंधन इकाइयों DPMU को स्वीकृति देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनवरी 2026 में प्रदेश के 8 नवगठित जिलों में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों DPMU के गठन को मंजूरी प्रदान की है। प्रमुख बिंदु तो कितने जिलों को मंजूरी प्रदान की है? 8 नवगठित जिलों को मंजूरी प्रदान की है। मुख्य प्रमुख बिंदु एवं लाभ हैं। त्वरित निर्णय स्थानीय स्तर पर DPMU होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में गति, समन्वय और पारदर्शिता बढ़ेगी। SHGS को संबल स्वयं सहायता समूहों के अब जिला स्तर पर भी तकनीक सहयोग एवं वित्तीय मार्गदर्शन सुलभ होंगे। नेक्स्ट है प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI की 6वीं बैठक 46,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गई है। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI में कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है? तो 46 करोड़ की मंजूरी दी गई है। और किसी बैठक में दी गई है? तो 6वीं बैठक में 46 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 फरवरी 2026 को आयोजित बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट BOI की बैठक में राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं। मुख्य निर्णय एवं निवेश हैं। कुल निवेश कितना है? 46,000 करोड़ है। परियोजना है 10। कितनी परियोजना है? 10। जो अल्ट्रा मेगा परियोजना को विशेष कस्टमाइज पैकेज को स्वीकृति दी गई है। लक्ष्य है राज्य में औद्योगिक विकास को गति देना एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट है मुख्य निवेश क्षेत्र सेक्टर्स। इन 10 सेक्टर परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान के निम्नलिखित विकास क्षेत्रों में विकास होगा। ऊर्जा है सोलर मॉड्यूलेशन एवं सेल मैन्युफैक्चरिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इन 10 परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान में निम्नलिखित क्षेत्रों का विकास होगा। ऊर्जा से संबंधित है सोलर मॉड्यूल, सेल मैन्युफैक्चरिंग, नवीनीकरण ऊर्जा आदि। विनिर्माण में सीमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल, टेक्सटाइल, प्राकृतिक संसाधन में माइंस एंड मिनरल्स, सेवा क्षेत्र में पर्यटन, इन सभी को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है जयपुर में गरिमा परियोजना का शुभारंभ। दिव्यांगजनों की सहायता के लिए फरवरी 2026 में जयपुर में गरिमा परियोजना की शुरुआत की गई। तो जयपुर में गरिमा परियोजना की शुरुआत कब की गई? फरवरी 2026 में। आयोजक उत्तर क्षेत्रीय ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति BMVSS जयपुर के द्वारा की गई। तो आयोजक किसने किया? ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने। मुख्य उद्देश्य इस सेवा परियोजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता या सहयोग प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एडवाकेट बना जाएगा। तो रामजल सेतु प्रोजेक्ट किस नदी पर बना जाएगा? तो PKC अर्थात पार्वती, K से काली सिंध और C से चंबल नदी, इस पर राम जल सेतु प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये चंबल नदी पर कितना किलोमीटर है? 2.3 किलोमीटर लंबा है। व्याख्या है संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल PKC लिंक प्रोजेक्ट के तहत चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा विशाल एडवाकेट जल सेतु बनाया जा रहा है। यह जल परिवहन की दिशा में एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि होगी। लागत एवं समय सीमा। बजट प्रोजेक्ट के पहले चरण पैकेज सेकंड में इस एक्वाडक्ट निर्माण पर 2330 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो कितने होंगे? 2330 करोड़। पैकेज सेकंड में पहले चरण के पैकेज सेकंड में कितने करोड़ खर्च होंगे? 2330 करोड़ होंगे। पहले चरण में कितने खत्म होंगे? कितने खर्च होंगे?
30 करोड़ खर्च होंगे। अवधि है, निर्माण कार्य मई 2025 में शुरू किया गया था, जिसे जून 2028 तक पूरे करने का लक्ष्य है। कनेक्टिविटी एवं जल मार्ग वाटर रूट, यह एक्वाडक्ट 2 जिलों को जोड़ने के साथ साथ पानी के विशाल नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। लिंक है, एक छोर पर कोटा, पिपलदा, समेल गांव और दूसरे छोर पर बूंदी गुवाहाटी गांव को जोड़ेगा। नेक्स्ट है प्रवाह मार्ग, काली सिंध पर बने नवनिरा बैराज से पानी लिफ्ट पर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है गंतव्य, इसके बाद मेज बैराज और फीडर के जरिए पानी गलवा बांध और फिर यहाँ से बिसलपुरे मिसरदा बांध पर पहुँचाया जाएगा। नेक्स्ट है संशोधित पीकेसी लिंक, रामजल सेतु का महत्व विस्तार, ईआरसीपी को वृहद स्वरूप देते हुए बनाई गई इस परियोजना की कुल लागत लगभग कितनी है? 90,000 करोड़ है। लाभार्थी, इसके प्रथम चरण को राजस्थान में 17 जिलों के करीब 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो कितने जिलों को लाभ मिलेगा? 17 जिलों को। और कितने करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा? 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। और इसका विस्तार कितना है? लगभग 90,000 करोड़ का है। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास परियोजना, हस्तशिल्प एवं एमएसएमई का सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू की गई है। जनवरी 2025 में शुरू की गई योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। कब स्टार्ट हुई? जनवरी 2025 में। और कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक रहेगी। नेक्स्ट है योजना के मुख्य उद्देश्य, वित्तीय ढांचा। लक्ष्य है हस्तशिल्प, हथकरघा एवं एमएसएमई क्षेत्र, तकनीकी सुधार, कौशल विकास और बाजार विस्तार करना। अनुदान है, योजना के तहत तकनीकी उन्नयन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 80 से 100% तक अनुदान करना है। तो कितना? 80 से 100% तक क्या करना है? अनुदान करना है। बजट है, कुल 60 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए राज्य के सरकार ने 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ अनुदान की मंजूरी दी है। तो इसका लक्ष्य क्या है? हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र में सुधार करना है। अनुदान जो है 80 से 100% तक दिया जाएगा। कुल बजट कितना है? 60 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ को अनुदान देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC और प्रमुख जिले। योजना के तहत प्रदेश के 7 महत्वपूर्ण जिलों में आधुनिक मशीनों से सुसज्जित कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किया जाएगा। भरतपुर में स्टोन कार्विंग पत्थर तराशी की भरतपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किए जाएंगे। तो भरतपुर में स्टोन कार्विंग पत्थर तराशी, हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण निर्माण, जयपुर में होम फर्निशिंग एवं हस्तशिल्प में सहयोग किया जाएगा। बालोतरा में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, रंगाई छपाई में, दौसा में, सिकंदरा में पत्थर की नक्काशी, फलोदी, सोनामुखी एवं एग्रो प्रोसेसिंग, कोटपुतली, बहरोड में इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन आदि सभी में विकसित किए जाएंगे। प्रमुख लाभार्थी और क्लस्टर क्षेत्र, इस नीति में न केवल बड़े क्षेत्र केंद्र बल्कि स्थानीय लघु उद्योग भी लाभान्वित होंगे। लेदर फुटवेयर चूरू एवं चाकसू जयपुर में विकसित किया जाएगा। गोटा जरिए झुंझुनू में प्रभाव। इस पहल से 100 से अधिक एमएसएमई इकाइयों का सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर, चूरू, झुंझुनू के 300 दस्तकारों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? 300 दस्तकारों को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण। तो मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत 2026 में युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट है प्रमुख आर्थिक प्रावधान है। योजना के तहत विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी स्वयं वहन करेगी। योग्यता है
योग्यता श्रेणी 8वीं से 12वीं पास, सेवा एवं व्यापार, विनिर्माण, MIG 3.5 लाख, सेवा व्यापार में है तो 3.5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और मार्जिन मनी कितनी होगी 35,000 तक। विनिर्माण में 7.5 लाख तक का ब्याज दिया जाएगा और 35,000 मार्जिन मनी होगी। स्नातक ITI में सेवा व्यापार में 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और 50,000 मार्जिन मनी होगी। विनिर्माण में 10 लाख तक का दिया जाएगा और 50,000 मार्जिन मनी होगी। नेक्स्ट है पात्रता शर्तें। निवासी आवेदक राजस्थान का मूल या स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु है 18 से 45 वर्ष के बीच। आयु शिक्षा है न्यूनतम 8वीं पास। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 12वीं पास अनिवार्य है। संस्थागत स्वामित्व है। यदि कोई कंपनी भागीदारी फर्म LLP आवेदन करती है तो उससे 51% या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु में व्यक्तियों का होना आवश्यक है।